Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll discuss mass energy equivalence. This is additional lecture for you. तो बेटा अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स ओल्ड फिजिक्स की बात करेंगे वहाँ पे मास और एनर्जी जो है वो सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे उसमें मास कांस्टेंट रहता है, विच मीन्स एनर्जी भी वहाँ पे कांस्टेंट ही होती है। आपकी जो केमिस्ट्री है ना, दैट्स अ साइंस ऑफ केमिस्ट्री, वो डेवलप ही हुई थी इस अजम्पशन पे कि सारी जो केमिकल वो डेवलप हुई थी इस एजम्पशन पे कि तमाम केमिकल रिएक्शंस में मास और एनर्जी कंजर्व होती है अलग अलग सेपरेट। That's where chemistry was developed on the assumption that in all chemical reactions, mass and energy are conserved separately. But in year 1905, it was Albert Einstein made an incredible discovery that energy can be transformed into mass and mass can be transformed into energy. One can be obtained at the cost of other. यानी कि 1905 में उसने जब एक्चुअली मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रोवाइड की, उसमें उसने कहा कि एक्चुअली एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, और मास को इंटर्न हम वापस कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, एनर्जी में। यानी कि व्हाट आई से दैट वन कैन बी ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर। दिस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टाइन, दैट सिंपली यू नो दैट्स इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट एमसी स्क्वायर। बहुत मशहूर इक्वेशन है, इज इक्विवेलेंट एमसी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास that usually disappears and E is the energy that appears, and while C is the velocity of light in vacuum, you know that. And this is when mass is being converted into energy. Conversely, when an amount of energy is converted into the mass that appears, that simply will be equivalent m is equivalent E by C square, है ना। यानी कि जब हमारा मास कुछ डिसअपेयर होगा इक्वेशन में, तो जो एनर्जी वहाँ पे हासिल होगी वो ये E होगी। और जब एक्चुअली क्या होगा, जब हमारा मास ही कन्वर्ट होगा एनर्जी में, ठीक है ना, तब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कन्वर्सली अगर आप इंटर्न हमने निकालना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जब कन्वर्ट होगी मास में, तब हम इसी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके लेके आएंगे दैट जो मास वहाँ पे अपेयर होगा, दैट मास विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू E by C स्क्वायर। दस अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से हम कहेंगे मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली। अब मॉडर्न फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लासिकल पॉइंट व्यू कहता था कि वो कंजर्व होते हैं अलग अलग सेपरेटली, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो मास और एनर्जी है ना, दे आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली, रादर दे आर कंजर्व्ड एज अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड एज मास एनर्जी। अब हम इन दोनों को एज अ सिंगल एंटिटी लेते हैं, अब हम अलग अलग नहीं लेते हैं मास एंड एनर्जी, रादर उसे मास एनर्जी। तो देयरफॉर हम सिंपली कहते हैं कि जो कंजर्वेशन होता है वो दिस कंजर्वेशन टुक प्लेस एज अ सिंगल एंटिटी, दैट देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। Now we will not say that mass and energy are conserved separately, but we are saying that rather we can say but conservation, we simply state that this conservation took place as a single entity, that's mass energy. Is the energy that the object possesses even when it is at rest, simply because it has mass. So therefore जब भी हम अब कंजर्वेशन की बात करेंगे इसमें, तो हम मास एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उनको यूनिफाई एक्चुअली किया गया, दे हैव बीन यूनिफाइड बाय दिस रिलेशन। इस रिलेशन की वजह से मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिफाई हो गया इनटू अ सिंगल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो दिस रिलेशन इज यूजुअली ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन फिजिक्स। इट हैज सॉल्व्ड मेनी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, मेनी हिडियस प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओरिजिन ऑफ सोलर एनर्जी देखेंगे, सटलर एनर्जी देखेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी देखेंगे, फिशन देखेंगे, फ्यूजन देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई देखेंगे, दे हैव बीन ट्रेस्ड यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है ना। ऑल्सो दिस सी यू नो द स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज वेरी लार्ज। A staggering amount of energy is associated with a meter or 1 kilometer of matter. तो इससे भी पता चलेगा एज m is 1 kg इज इक्वलेंट m स्क्वायर। अगर मैं आपको कहूँगा अगर हम m लेंगे 1 kg, ठीक है ना, तो देयरफॉर E इज इक्वलेंट mc स्क्वायर, दैट्स इक्वलेंट m हो गया 1, c हो गया 3 × 10⁸8 होल हो गया स्क्वायर, वो हो गया 9 × 10⁻16 जूल। समझ आया? तो उसका मतलब ये हो गया कि 1 kg मास के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, 9 × 10⁻16 जूल्स, ठीक है ना। दिस इज द इक्विवेलेंट टू द एनुअल इलेक्ट्रिक आउटपुट ऑफ अ लार्ज पावर जनरेटिंग स्टेशन, ऑलमोस्ट 3000 मेगा दिस वाट्स। यानी अगर बहुत बड़ा हमारे पास एक पावर स्टेशन है, इसका आउटपुट अगर ऑलमोस्ट कितना है 3000 मेगावाट्स, उतनी एनर्जी 1 kg मास हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ सम टिपिकल ऑब्जेक्ट्स भी आपको याद रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ टिपिकल ऑब्जेक्ट्स में ज़बानी बताऊँ, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9 × 10⁻31 kg। जब आप वो मास यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट यू विल गेट 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
यानी एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह प्रोटॉन, उसका मास थोड़ा ज़्यादा होता है, 1.67 × 10⁻27, वो ऑलमोस्ट यही 940 अराउंड मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी पोजेस कर रहा है। इसी तरह बाकी पार्टिकल्स भी, ठीक है ना। तो जो आमतौर पर अगर हम रिलेटिविस्टिक वेरिएशन देखेंगे मास में, आमतौर पर चूंकि जब स्पीड ऑफ लाइट की बात हो गई तो आपको आमतौर पर थोड़ी रिलेटिविटी का कंसेप्ट भी लेना पड़ता है कि मास कांस्टेंट एक्चुअली नहीं रहता है। जो हम कहते थे कि मास कांस्टेंट रहता है, जब एक ऑब्जेक्ट अप्रोच करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट तो यूजुअली उसका मास चेंज हो जाता है, तो उसको रिलेटिविस्टिक मास एक्चुअली कहते हैं। दैट रिलेटिविस्टिक मास यूजुअली वो आपको पता ही है, दैट्स इक्विवेलेंट m इज इक्विवेलेंट m0 1 - v² where c square of speed of light and v is the speed of the object, where m0 is the rest mass of the particle, m is the effective mass of the particle moving with velocity v, where c is velocity of light। जब v बहुत छोटा होता है c से, then v when हम कहते हैं when v is very less than c, then m is almost it is approximately equivalent to rest mass। लेकिन जितना v इंक्रीज होता चला जाएगा, मास भी ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एक्चुअली ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एक्चुअली बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स फिजिक्स के थे वो ऐसे थे जहाँ पे एक्चुअली कहा, इस रिलेशन से पहले समझा जाता था कि एक्चुअली कहीं पे मास गायब हो रहा है, कहीं पे एनर्जी खुद आ रही है, कहीं पे एनर्जी गायब हो रही थी। तो देयर फॉर सम सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा था कि कहीं पे कोई वायलेशन तो लॉज की नहीं हो रही है। बट दिस इक्वेशन एक्चुअली इसने सारे उन कन्फ्यूजन्स वायलेशंस को दूर करके बता दिया कि एक्चुअली कहीं पे अगर आपका मास गुम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, दैट मास विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड अगर कहीं पे एनर्जी आपकी गायब हो रही है तो दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ मास। तो इन जनरल वी कैन से देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, यानी मास और एनर्जी कंजर्व रहते हैं सेपरेटली। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका मास कंजर्व अब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेपरेट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नो दे आर नॉट सेपरेट, दे आर सिंगल एंटिटी, दैट्स देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, मास एनर्जी इज कंजर्व। अब कुछ इलास्ट्रेशंस मैं आपको दूंगा, इलास्ट्रेशंस ऑफ इंटरकन्वर्शन ऑफ मास एंड एनर्जी। कुछ मास एनर्जी कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट हम नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा हमको कि एक्चुअली वहाँ पे वायलेशन हो रही है कंजर्वेशन मास की। लेकिन जब हम ये इलास्ट्रेट करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको आप देखोगे कि वहाँ पे एक्चुअली है कंजर्वेशन, बट मास एनर्जी की कंजर्वेशन है। फर्स्ट इलास्ट्रेशन में आपको दूंगा इनहेलेशन की, इनहेलेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो बेटा आपने स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल हमको पता है दैट यूजुअली इज इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। मास वास बाकी चार मास वास जो कुछ होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम है इलेक्ट्रॉन की तरफ, अलबत्ता उसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है, बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम ही है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इस तरह लिखा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो इनहेलेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इनकी चार्ज साइन की चार्ज की देखो एक्चुअली अपोजिट है। तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन यूजुअली कहाँ गायब हो जाता है, तो गायब ही हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास हालांकि मास कम है लेकिन मास है, पॉजिट्रॉन के पास मास कम है लेकिन मास है। तो देयरफॉर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस अकॉर्डिंग टू E = mc²। यहाँ पे मास गायब हो रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे को इनहेलेट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो इनहेलेशन एक्चुअली in the form of radiation, in the form of energy, 2 gamma ray photons you will get, ठीक है ना। Thus according to Einstein's equation the energy is released in the form of 2 gamma ray photons, 2 gamma rays। The process of inhalation of matter को हम इस तरह represent करते हैं, that's when an electron and positron combine they provide us 2 photons, और each gamma ray photon has energy of almost 0.51 mega electric volt, इतनी energy each gamma ray photon को होती है। It may be noted that 2 gamma ray photons are emitted instead of 1 gamma ray photon just to conserve linear momentum। इतना याद रखो कि ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि अब दोनों के बदले एक ही क्यों नहीं हुआ, जस्ट लीनियर मोमेंटम वहाँ पे क्या हो रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वट एवर में बी कोलिजन मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड, पढ़ा है आपने। एक और मैं आपको बताऊंगा, एक और हमारे पास इलास्ट्रेशन है, वो है पीआर प्रोडक्शन।
ये रिवर्स है. पेयर प्रोडक्शन इज रिवर्स ऑफ इनहेलेशन. द प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ इनहेलेशन ऑफ मैटर. In this case, a gamma ray photon of energy equal to almost some 1 mega electric volt interacts with a nucleus of an atom and gives rise to an electron and a positron. Thus, energy is converted into matter. This process represents as the pair production. Pair production क्या है? सीधा है, मैंने जैसे आपको बोला, इसका उल्टा है. इसमें क्या होगा कि इसमें एक गामा रे फोटॉन क्या करता है, जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 1.01 या 1.02 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट वाला एनर्जी वाला गामा रे फोटॉन है. वो इंटरेक्ट करता है किसी भी न्यूक्लियस के साथ ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के किसी एटम के साथ. तो जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वो एनर्जी खुद क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी. लेकिन वो गायब नहीं होती है, रादर बेटा वहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है. ठीक है ना, लाइक दिस. ये एनर्जी गामा रे फोटॉन आया, किसी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड हुआ, दिस इज गामा रे फोटॉन. तो देयरफॉर वहाँ पे आपको बेटा एनर्जी, ये खुद अपनी एनर्जी इसकी डिसअपियर हो जाएगी एंड यू विल गेट एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन. देखिए एनर्जी गायब हो रही है, मास आपको मिल रहा है. न्यूक्लियर बॉम्ब की एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पे. देखो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आप देखोगे बेटा, न्यूक्लियर बॉम्ब इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस, सॉरी नॉट न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियस की बात करूंगा मैं. न्यूक्लियर जो है बना हुआ होता है, आपको पता है न्यूक्लियॉन्स का बना हुआ होता है. The sum of mass of nucleons is usually more than the mass of the nucleus. जो कि 12th में जब आप बाइंडिंग एनर्जी पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे एक्चुअली पढ़ना है. मैं ये एक्चुअली वहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके देना है. लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस, फॉर एग्जांपल दैट्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, इट इज ग्रेटर देन सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है ना, जो मास ऑफ, सेपरेटली मैं बोल रहा हूँ, दैट्स द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मोर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस. सो द डिफरेंस इन द मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड द न्यूक्लियस, उसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारा जब हम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ, यू विल गेट अ मास 3 पॉइंट समथिंग. लेकिन जब आप मास ऑफ न्यूक्लियस देखते हो वो थोड़ा सा कम होता है इन दोनों से, तो वहाँ पे एक्चुअली एक मास में कुछ कमी होती है. उस मास की कमी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं. ठीक है ना, द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मास डिफेक्ट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. जो एनर्जी वहाँ पे उस मास डिफेक्ट के बराबर हमें हासिल होती है, वहाँ पे होती है जो एनर्जी, जो एक्चुअली रादर बाद में आप देखो वो बाउंड करता है इन दो न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ, वो एक्चुअली वही एनर्जी होता है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, विच होल्ड्स दिस न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस. सो व्हेन द न्यूक्लियस इज स्प्लिट अप, when the nucleus is splitted, जब when the nucleus splits up, जैसे nucleus split होगा, टूट जाएगा, this energy is released in the form of gamma radiation and heat radiations. ठीक है ना, this is usually the basic principle of nuclear bomb or atomic bomb. ठीक है ना, तो आमतौर पर ऐसा ही हम कहते हैं कि जब दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे साथ जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियस वहाँ पे फॉर्म होगा. तो न्यूक्लियस में थोड़ा सा मास इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कम ही होगा, तो वो मास एक्चुअली वो यूज़ करते हैं खुद को कंबाइन करने में. ठीक है ना, खुद को बाइंड करने में, तभी उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. लेकिन जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा तो यही एनर्जी एक्चुअली हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटॉन्स, या हम कहेंगे हीट एनर्जी. जो एटम हम जैसे आपने देखा जैसे ब्लास्ट होता है ना, तो वहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो बेटा यही एनर्जी होती है जो आपको वहाँ पे मिलती है. सो वी आर गेटिंग एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ मास. ठीक है ना, तो हम एक्चुअली कैलकुलेशन ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इन पेयर प्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन मैटर, आप खुद कर सकते हो इसी इक्वेशन से. यानी कि आप क्या कर सकते हो, हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है जब इनहेलेशन होती है मैटर की. तो E इक्वल mc² आप यूज़ कर सकते हो. उसमें क्या देना है, आपने पहले अपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन भी लेना है. ठीक है ना, दैट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन वो सेम ही है, दैट इज 9.1 इन 10⁻31 kg. तो देयरफॉर इन दो का मास कितना सम होगा, दैट्स 2 × 9.1 इन 10⁻31 kg, वो ऑलमोस्ट 18.2 × 10⁻31 kg इन दोनों का मास होगा. और चूंकि मास E m निकालना है आपने और C आपको पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, तब E आप दोगे यहाँ पे अप्लाई करोगे, है ना. मास आपने देखना है किसका, दैट्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इनहेलेशन में ये दोनों ऐड होते हैं, तो पे हम यहाँ पे इन दोनों का मास लेना है, दैट इज एंड C भी लेना है. आप इक्वेशन में इसको यहाँ पे अप्लाई करो, यू विल गेट ऑलमोस्ट 1.6 × 10⁻13 जूल वाली एनर्जी. आप फिर जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट आप यू विल गेट एनर्जी
ऑफ ईच प्रोटॉन, दैट विल बी ऑलमोस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। फिर ईच प्रोटॉन को आप 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 0. जैसे मैंने कहा ना 0.51 वोल्ट, ये आप इजीली हासिल कर सकते हो, है ना समझ में, सिंपल में। इन दोनों का इक्वल एम स्क्वायर में पहले मास दोनों का यहाँ पे लेना है, इसका मास 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो वो आएगा जब 2 मल्टीप्लाई करो वो 18 पॉइंट कुछ मास आएगा, और यहाँ पे सी है 310, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ऑलमोस्ट 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, वो ई आपको मिलेगा। तो फिर जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻19, मगर यहाँ पे 1 डिवाइड बाय है क्योंकि जूल है। फिर मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको कुछ ई मिलेगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट दोनों इस फोटॉन्स के लिए। एक फोटॉन के लिए आप 2 से डिवाइड कीजिए, वो 0.51 आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो पेयर प्रोडक्शन के लिए रेस्ट मास, यहाँ पे भी इसी से यहाँ पे रेस्ट मास निकालना है, तो इसमें कौन सी किस्म m=e/c², ठीक है ना। ये आपको पता है, ये आपने अभी निकाला, दोनों जब एक फोटॉन्स पढ़ते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट डिवाइड बाई c², यू विल इजीली गेट द मास, ठीक है ना। तो बेटा दिस वाज एक्चुअली थोड़ा सा दिस मास एनर्जी, दिस वाज मास एनर्जी इक्विवेलेंस, थोड़ा सा इसके बारे में एडिशनली आपने याद रखना है।